हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। मैक्सवेल बोल्ट्जमान का वितरण नियम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो आज एकदम मस्त तरीके से हम लोग समझेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, सब कुछ एकदम आसान से। तो जैसा कि यार हम लोग बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री देख रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, उसका यूनिट 2 चल रहा था, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। उसी का आपका ये टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर आप जाके सारे वीडियो देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो अब भाई हम लोग बात करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या मैक्सवेल बोल्ट्जमान का वितरण नियम क्या कहता है ये नियम। तो देखो, इस पे ज़्यादातर आपको थ्योरी ही लिखनी है, क्योंकि अगर एग्जाम पे आएगा थ्योरी पार्ट है ये, और इसका जो ग्राफ है वो भी आपको समझना है, और इसका जो डेरिवेशन जो सूत्र इसका दिया गया उसको भी आपको समझना है। तो देखो, टॉपिक एकदम आसान है, बस समझने की बात है। अगर आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरा टॉपिक है समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर बात करें मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये क्या कहता है, तो देखो दो साइंटिस्ट है मैक्सवेल और बोल्ट्जमान। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मान लो अगर आपका कोई भी पात्र है, ठीक है, समझने का प्रयास करना। मान लो कोई पात्र है और उसमें हमने किसी गैस को भर रखा है, ठीक है, उस पर हमने किसी गैस को भर रखा है। तो गैस के आपको पता है इस टाइप से छोटे छोटे अणु से मिलकर बनी होगी, ठीक है। इस टाइप से गैस के मॉलिक्यूल होंगे इस पात्र पे, ठीक है। गैस के अणु जो होंगे इस टाइप से होंगे ये आपके, ठीक है। हम आपसे ये कह रहे हैं, आपको अभी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी आपको पूरा एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगा। हम आपसे कह रहे हैं मान लो आपके पास कोई पात्र है और उस पर आपने गैस को भर रखा है। तो गैस के जो छोटे छोटे अणु इसी टाइप से होंगे, और ये छोटे छोटे जो अणु हैं इसके ये इस टाइप से रुके तो होंगे नहीं, ये इस टाइप से आपका गति मोशन पे होंगे, ठीक है। और क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा भी रहे होंगे, और यहाँ पे जो बर्तन या जो पात्र लिया आपने इसकी दीवार से भी ये टकरा रहे होंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम आपसे, मान लो कोई भी पात्र या कोई भी बर्तन है, आपने उस पर किसी भी गैस को ले रखा है। तो जो गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल या छोटे छोटे जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन में होते हैं उस पर, और उससे क्या होते हैं, ये जो अणु हैं आपस में भी टकरा रहे होते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल है ये बर्तन की या पात्र की दीवार मतलब इसके पृष्ठ से भी इस टाइप से टकरा रहे होते, ठीक है। तो ये बात होती। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये कहता है कि जो आपके गैस के मॉलिक्यूल या गैस के छोटे छोटे अणु हैं ये आपके क्या होते, इनका जो वेग होता है वो एक समान नहीं होता। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल जितने भी अणु हैं इनमें से सभी का, मान लो आप अगर कहें कि मान लो गैस के मान लो n अणु हैं, अगर हमसे आपसे कहें मान लो गैस के n अणु हैं या n मॉलिक्यूल हैं, तो क्या सभी n अणुओं का वेग क्या एक समान होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल और बोल्ट्जमान कहते हैं कि जो आपके गैस के मॉलिक्यूल है एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं, जिनसे उनके वेग में क्या आता है, परिवर्तन आता है, ठीक है। जब एक दूसरे से टकराएंगे तो उनकी स्पीड भी कम होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, ठीक है। या बर्तन या पात्र जो है इसकी दीवार से टकराएंगे तब भी उनके वेग में परिवर्तन होगा। तो इस टाइप से गैस के जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनमें से सभी का वेग जो होता है वो समान नहीं होता। वो 10⁻⁹ सेकंड पे क्या होता है, बदलता रहता है। वो 10⁻⁹ सेकंड पे क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। अभी आपको पूरा थ्योरी से पूरा मस्त तरीके से समझाएंगे। पहले जो एकदम सिंपल सी हम बातें आपको बता रहे हैं वो समझ लो। हम आपसे कह रहे हैं जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसका मेन मतलब यही है, आपको मान लो आपके पास कोई गैस है, उसको आपने पात्र पे रख रखा है। तो जो गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, आपका जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान है वो कहते हैं कि आपका जो गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं उनमें से सभी का जो वेग होता है अर्थात जो उनकी स्पीड होती है वो एक समान नहीं होती, उनकी सबकी स्पीड निश्चित नहीं होती है, ठीक है। कि मान लो एक समान सबकी इक्वल होगी, ऐसा नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं और इस बर्तन की दीवार से भी टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनके वेग में परिवर्तन होता रहता है और उनका वेग एक समान नहीं होता। यही बात मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने बताई। और फिर ये भी बताया कि आप ये कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन, एक समीकरण भी दिया है। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं वीडियो को आखिर तक देखते रहो और एक एक बात को सीखते रहो। तो देखो, अब यहाँ पे थोड़ा हम थ्योरी लिखते हैं और आपको समझाने का फिर से प्रयास करते हैं कि जो बातें हमने यहाँ पे बताई हैं वही चीज़ें आपको लिख के पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं।
ठीक है, तो भैया जो बातें हमने आपको बताई वही बातें हमने यहाँ पे लिख रखी, ठीक है। जितना चीज़ समझाया था वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, बस एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। तो सिंपल हेडिंग आपको कॉपी पे लगा देनी है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा वो समझना, किसी गैस के सभी मॉलिक्यूल्स का वेग समान नहीं होता, मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से टकराने अथवा पात्र की दीवारों से टकराने के कारण निश्चित नहीं होता। क्या वेग, यहाँ कारण वेग निश्चित नहीं होता, ठीक है, कारण वेग निश्चित नहीं रहता। 10 की पावर -9 सेकंड से कम टाइम में प्रत्येक मॉलिक्यूल का वेग बदल जाता है। जो बात हमने आपसे कही थी वही चीज़ यहाँ पे लिखा। क्या कहा था हमने आपसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान क्या कहते हैं कि मान लो आपके पास कोई भी पात्र या कोई भी बर्तन है, आप प्रयोगशाला पे हो, आपने कोई भी आपने पात्र ले रखा है, ठीक है, उस पे मान लो कोई भी गैस भरी हुई, तो जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे, जो गैस के अणु होंगे, वो आपके इस टाइप से मोशन पे रहेंगे और मोशन करते वक्त वो एक दूसरे से टकराएंगे भी और बर्तन या पात्र की दीवार से भी टकराएंगे, जिसके कारण टकराने के कारण उनके वेग में परिवर्तन होगा और इस तरह से उन सभी अणुओं का वेग एक समान नहीं होगा, ठीक है, उनका वेग अलग अलग होगा। तो वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे कि किसी गैस के सभी मॉलिक्यूल्स का वेग समान नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से टकराने अथवा पात्र की दीवारों से टकराने के कारण जो वेग होता है वो निश्चित नहीं रहता। यहाँ पे वेग लिख लेना, टकराने के कारण वेग निश्चित नहीं रहता। 10 की पावर -9 सेकंड से कम टाइम में प्रत्येक मॉलिक्यूल का वेग जो होता है वो बदल जाता है। ये बात हमने आपसे कही थी कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, इतनी बात करने के बाद उन्होंने अब ये बताया कि जो वेग समान नहीं रहता इसका हम परिकलन कैसे कर सकते हैं, वो आगे बात हुई। फिर कहा गया परंतु मॉलिक्यूल्स का एक भाग ऐसा अवश्य होता है जिसका किसी क्षण वेग निश्चित रहता है। पहले इतनी बात समझो, पहले आपसे कहा गया था कि 10 की पावर -9 सेकंड में वेग बदल जाता है और सभी मॉलिक्यूल्स का वेग समान नहीं होता, लेकिन अब कहा गया परंतु मॉलिक्यूल्स का एक भाग, ठीक है, ये जो आपके मान लो पात्र थे, पात्र में जो मॉलिक्यूल्स थे, तो कहा गया मॉलिक्यूल्स का कोई एक भाग जरूर होता है जिसमें किसी क्षण वेग निश्चित रहता है, ठीक है, क्योंकि पात्र में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे अणु होंगे, ठीक है, तो उसमें से किसी क्षण कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जरूर बचे होंगे जिनका वेग मिल रहा होगा, समान होगा, ठीक है। अब इतने सारे अणु हैं, किसी का वेग तो मिलेगा, तो वही चीज़ कहा गया परंतु मॉलिक्यूल्स का एक भाग ऐसा अवश्य होता है जिसका किसी क्षण या किसी समय वेग निश्चित रहता है। ये बात बताई पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने। पहले कहा था किसी गैस के सभी मॉलिक्यूल्स का वेग समान नहीं रहता, मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से टकराने अथवा पात्र की दीवारों से टकराने के कारण वेग निश्चित नहीं रहता। 10 की पावर -9 सेकंड से कम टाइम में प्रत्येक मॉलिक्यूल का वेग बदल जाता है। फिर कहा गया परंतु मॉलिक्यूल्स का कुछ ऐसा भाग अवश्य होगा, परंतु मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा भाग अवश्य होता है जिसका किसी क्षण वेग निश्चित जरूर रहता है। ये बात उन्होंने बताई, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने अपना एक क्या दिया, इक्वेशन दिया, एक सूत्र दिया। आगे पढ़ो, यहाँ पे लिखा मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमान ने प्रोबेबिलिटी लॉ का यूज करके मॉलिक्यूल्स में 0 से लेकर उच्चतम वेगों के डिस्ट्रीब्यूशन का परिकलन किया तथा बताया कि यह डिस्ट्रीब्यूशन गैस के एटॉमिक मास व टेम्परेचर पर निर्भर करता है तथा निम्न व्यंजक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्या बताया, यहाँ आपको ध्यान से समझना है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान नामक दो साइंटिस्ट ने बताया, क्या बताया, इसको मतलब इस पूरी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब इसका मान आप कैसे निकाल सकते हो। पहले बताया गया मॉलिक्यूल्स का वेग एक समान नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा भाग होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स का वेग मतलब आपका एक छोटा सा भाग अवश्य होगा। देखो कहा गया ना कि परंतु मॉलिक्यूल्स का एक भाग ऐसा अवश्य होगा जिनका वेग किसी क्षण निश्चित हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ जानने के लिए उन्होंने कहा मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमान ने प्रोबेबिलिटी लॉ मतलब प्रायिकता नियम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी लॉ का मतलब प्रायिकता नियम का यूज करके अर्थात प्रयोग करके मॉलिक्यूल्स अर्थात अणुओं में 0 अर्थात 0 से लेकर उच्चतम वेगों के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण का परिकलन किया तथा बताया कि यह वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण गैस के एटॉमिक मास का मतलब सबको पता है क्या होता है, अणुभार
अणुभार व टेम्परेचर मतलब तापमान पर निर्भर करता है। मतलब कि मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमान ने बताया, क्या बताया, पहले उन्होंने इसको दूर करने के लिए प्रोबेबिलिटी लॉ का यूज किया। तो मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमान ने प्रायिकता नियम का प्रयोग करके अणुओं में 0 से लेकर उच्चतम वेगों के वितरण का परिकलन किया, कि मतलब 0 से लेकर उच्चतम वेग तक का क्या किया, इन्होंने वैल्यू फाइंड किया। देखो किसका प्रयोग करके, प्रोबेबिलिटी लॉ का। तो मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमान ने प्रोबेबिलिटी लॉ का यूज करके अणुओं में 0 से लेकर उच्चतम वेगों के वितरण का परिकलन किया तथा बताया कि यह वितरण गैस के एटॉमिक मास, ये जो वितरण होता है, जो आपका वेग का वितरण होता है, किस पर निर्भर करता है, एटॉमिक मास अर्थात अणुभार व टेम्परेचर अर्थात तापमान पर निर्भर करता है। तथा इसके लिए एक निम्न व्यंजक दे दिया, एक सूत्र दे दिया, एक आपका पूरा इक्वेशन दे दिया। देख सकते हो वो इक्वेशन क्या है, dn अपॉन में n इक्वल टू 4 पाई, कोष्ट पे m अपॉन में 2 पाई आर टी, और इसकी पावर है 3/2 e लिखा हुआ है, mc स्क्वायर अपॉन 2 आर टी सी स्क्वायर डी सी। ठीक है, ये इक्वेशन उन्होंने दे दिया और इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कह दिया। अभी आगे सॉल्व करेंगे तो पूरा समझाएंगे। ठीक है, अभी आपको ये भी बताएंगे यहाँ पे n क्या है, dn क्या है, m क्या है, r क्या है, t क्या है, e क्या है, सब कुछ बताएंगे। टेंशन बिल्कुल ना लो, पहले जितनी बातें यहाँ पे लिखी उतनी समझो। ठीक है, देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम गैस पर संबंधित है। सबसे पहले उन्होंने बताया, यहाँ पे पढ़ते चलो, कि किसी गैस के सभी मॉलिक्यूल्स का वेग समान नहीं होता। मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से टकराने अथवा पात्र की दीवारों से टकराने के कारण वेग निश्चित नहीं रहता। 10⁻⁹ सेकेंड से कम टाइम में प्रत्येक मॉलिक्यूल का वेग बदल जाता है। ठीक है, इतनी बात हमने आपको समझाई थी। परंतु मॉलिक्यूल्स का एक छोटा सा भाग अवश्य होता है जिसका किसी क्षण वेग निश्चित रहता है। ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमान नामक साइंटिस्ट ने बताया। फिर कहा मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमान ने इस पे वेग का मतलब जानने के लिए कि किसका वेग कम होगा, किस अणु का किस अणु का वेग ज़्यादा होगा, ये सब उन्होंने जानने के लिए मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमान ने प्रोबेबिलिटी लॉ मतलब प्रायिकता नियम का प्रयोग करके अणुओं में 0 से लेकर अर्थात 0 से लेकर उच्चतम वेगों के वितरण का परिकलन किया तथा बताया कि यह वितरण गैस के एटॉमिक मास मतलब आप अणुभार या परमाणु भार, टेम्परेचर अर्थात तापमान पर निर्भर करता है। तथा ये आपका निम्न व्यंजक दे दिया, dn अपॉन में n इक्वल टू 4 पाई, कोष्ट पे m अपॉन में 2 पाई आर टी की पावर 3/2 और mc स्क्वायर अपॉन 2 आर टी सी स्क्वायर डी सी, और इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। देखो अब यहाँ पे जगह तो बची नहीं, तो अब आप लोग क्या करो, इतनी बातें जितनी यहाँ पे लिखी हुई समझ में आई कि नहीं पहले बताओ। इतना समझ में आ गया हो तो इसका आप ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट। अब ये जो आपका सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, इसको हम ऊपर लिख के आप बता देते हैं कि यहाँ पे m क्या है, r क्या है, t क्या है, सब कुछ। ठीक है, और जो इसकी कुछ बातें और रहेगी वो भी समझा देते। तो सब लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आशा करते हैं समझ में सबको आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर इसको बताए इसमें क्या चीज़ क्या है। ठीक है, तो भैया जो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जो इक्वेशन थी वो ये आई थी, जो हमने आपको बताया था, dn अपॉन में n इक्वल टू 4 पाई और m अपॉन में 2 पाई आर टी की पावर 3/2, यहाँ पे e था, mc स्क्वायर अपॉन 2 आर टी सी स्क्वायर डी सी। आप सबसे पहले बात करें इसमें कौन सी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ पे जो आपको स्मॉल n दिख रहा है, इसे हम लोग नाम देते हैं गैस के अणुओं की कुल संख्या। स्मॉल n क्या है, आपका गैस के अणुओं की कुल संख्या। और ये जो कैपिटल C आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका गैस का वेग है। ठीक है, और ये जो कैपिटल M है आपका, ये क्या है, ये आपका अणुभार है। ठीक है, गैस का अणुभार है। फिर बात आएगी T है यहाँ पे परमताप, ये जो T दिख रहा है आपको ये परमताप है। और ये जो E है, ये E क्या चीज़ है, तो E आपको पता लगना चाहिए, ये जो लॉग होता है, लॉग के यहाँ पे बेस में ई छुपा होता है, तो वही ई है ये। तो वही चीज़ हमने लिखा है, लॉग का बेस या लॉग का आधार है। ठीक है, आप बात करें dn क्या है, dn वह भाग है जिसका वेग c तथा c प्लस d के बीच रहता है। ठीक है, dn ऐसा भाग है जिसका वेग जो होता है, जिसका स्पीड जो होता है वो c तथा c प्लस dc के बीच रहता है। ये चीज़ आपको समझनी। ठीक है, इतना ही आपको पहले वो थ्योरी लिखना है, फिर आपको ये आपका इक्वेशन देना और बता देना है कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, फिर देखो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी, इस पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डीसी से भाग कर देते हैं। ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है इसे हम क्या करते हैं, डीसी से भाग कर देते हैं। तो देखो अगर इधर डीसी से भाग करेंगे तो यहाँ पे डीसी से भाग करेंगे तो इस टाइप से देख सकते हो, dn पहले से dn लिखा, ये n नीचे तो 1/n लिख दिया, और जब डीसी से भाग होगा तो डीसी ये आ गया, और इक्वल टू में 4 पाई वैसा ही है, m अपॉन में 2 पाई आर टी की पावर 3/2 e mc स्क्वायर अपॉन 2 आर टी, आगे c
स्क्वायर लिख दिया। आप जब DC से भाग दोगे इधर साइड भी तो DC ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी, तो DC से DC कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, हम आपसे कहने का प्रयास क्या करें, सिंपल आपको दोनों पक्षों में DC से भाग देना है। इधर भाग दोगे तो इसके DN के अपॉन में DC आ जाएगा, और इधर भाग दोगे तो DC अपॉन DC आएगा, अर्थात कट जाएगा, 1 बचेगा। तो इस टाइप से आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। देख सकते हो 1/n इंटू DN अपॉन DC, क्योंकि DC से भाग दिया गया। 4πm अपॉन में 2πRT की पावर 3/2, E है आपका mc² अपॉन 2RT c²। ये इक्वेशन नंबर 2 ही बोल्ट्जमान और मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है वही है। ठीक है, तो हमने लिख दिया ये इक्वेशन नंबर 2 आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और जान लो, ये जो E mc² अपॉन 2RT इतनी वैल्यू, इसे हम लोग बोल्ट्जमान गुणांक के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग बोल्ट्जमान गुणांक के नाम से भी जानते हैं, E mc² अपॉन 2RT को। ठीक है, तो ये आपका बोल्ट्जमान गुणांक कहलाता है। इतना ही आपसे पेपर में पूछा जाता है। सिंपल आपको पहले वो थ्योरी पूरा लिख देना है कि आपका जो गैस के अणु है वो आपको सारी बातें बता देनी है। फिर उसके बाद आपको जो इक्वेशन दिया था उन्होंने, वो इक्वेशन इस टाइप से लिख के यहाँ तक लिखना है और बता देना इस पर क्या चीज़ क्या है। आप थोड़ा सा इसके बारे में, जो इसका ग्राफ बनता है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लें कि अगर आपसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ग्राफ पूछा जाए तो आप उसको भी पेपर पे कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो अगर इतने तक समझ में आ गया हो तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप बात करते हैं, अगर आपसे एग्जाम में एक ग्राफ के बारे में पूछा जाता है तो आपको क्या करना है। सिंपल हमने लिखा मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को इसे ग्राफ द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इसे ग्राफ के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। तो देखो ग्राफ किस टाइप से बनता है आपको समझना है। ये देखो आपका कौन सा एक्सिस होता है, वाई अक्ष होता है, और ये वाला एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष होता है, ये इस टाइप से जो होता है ऊपर की तरफ, इसे वाई एक्सिस वाई अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष पे आपका हमने वेलोसिटी अर्थात वेग को ले लिया है, और वाई अक्ष पे हमने ले लिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब अणुओं का प्रभाज। ठीक है, अणुओं की संख्या कह सकते हो। तो हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इधर ले रखा है वाई अक्ष पे, और इधर ले रखा है वेलोसिटी अर्थात वेग को। तो इसका ग्राफ इस टाइप से आपका बनेगा जाके। ठीक है, इस टाइप से आपका बनेगा जाके, और यहाँ पे इस टाइप से आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी मिलेगी, मतलब प्रायिकतम वेग यहाँ पे आपको मिलेगा जाके। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो पीक आपको दिख रहा है ये एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, मतलब औसतम वेग मिलेगा, और यहाँ पे आपका RMS वेलोसिटी मतलब वर्ग माध्य मूल वेग मिलेगा। ठीक है, ये प्रायिकतम वेग है प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, और ये एवरेज वेलोसिटी औसतम वेग है, और ये जो RMS वेलोसिटी है ये क्या है, इसे वर्ग माध्य मूल वेग या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये सिंपल सा आपका ग्राफ बनेगा, और इससे स्पष्ट क्या होगा वो भी समझ लो, लिख देना। ग्राफ से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है। पहला पॉइंट, बहुत कम वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। कहा जा रहा है ग्राफ से क्या स्पष्ट हुआ, पहला पॉइंट कि बहुत कम वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। इसका मतलब कम समझ में आ रहा है ना, अभी समझ में आएगा। आपसे कह रहे हैं बहुत कम वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब देखो अगर हम बहुत कम वेग की बात करें तो वो कम से कम इतने पे ही आपका मिलेगा जिस पे वेग क्या होगा, कम होगा। और ऊपर तो इस टाइप से जैसे जैसे आप जाते जाओगे वेग में आपकी क्या होगी, वृद्धि ही तो हो रही है। देखो ये वेलोसिटी है, अर्थात यहाँ पे आपका वेग 0 होगा, और 0 से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आपसे कहा गया बहुत कम वेग कहाँ मिलेगा, यहीं पे जहाँ वेग 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो बहुत कम वेग यहीं पे तो मिलेगा। और अणुओं की संख्या इस साइड, तो इतने ही तो अणु हैं आपके। अगर इतने तक बहुत कम वेग है तो इतने बहुत कम अणु भी तो होंगे। ध्यान से समझो, वेग ये वेलोसिटी इधर है, अगर इतने पे आपका वेग कम है, मान लो इधर 0 है, यहाँ पे फिर v बराबर 1, फिर v बराबर 2, आगे जाओगे तो बढ़ता जाएगा। तो मान लो इतने से आपके अणुओं का वेग बहुत कम, तो अगर इतने अणुओं का वेग कम है तो ये इतने जो अणु है वो भी, उनकी संख्या भी तो कम ही होगी। तो वही चीज़ कहा गया बहुत कम वेग वाले, अर्थात जिनका वेग बहुत कम होगा ऐसे अणु बहुत ही कम होंगे। ठीक है, ज़्यादातर अणु का वेग ज़्यादा ही होगा, लेकिन जिनका बहुत कम वेग होगा ऐसे अणु बहुत कम होंगे। तो वही चीज़ का आगे ग्राफ से स्पष्ट होता है कि बहुत कम वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। जिनका वेग बहुत कम होता है ऐसे अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। दूसरा पॉइंट, 0 से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या वेग वृद्धि पर बढ़ती है। यहाँ पे 0 वेग होगा,
ठीक है। कहा गया शून्य से अधिक वेग, शून्य से जो अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या होगी वो कब बढ़ेगी? वेग में वृद्धि होने पर। अगर वेग में वृद्धि हुई तो शून्य से आपका अधिक वेग वाले ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की भी संख्या बढ़ती जाएगी वेग की वृद्धि पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको 2 पॉइंट इससे लिख देना कि ये 2 पॉइंट स्पष्ट होते। पहला कि बहुत कम वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती, क्योंकि देख सकते हो कितने छोटे से भाग पे है आपके जिनका वेग बहुत कम है, अर्थात उनके अणुओं की संख्या भी बहुत कम होगी। तो मतलब जिनका वेग बहुत कम होगा उनके अणुओं की संख्या भी बहुत कम होगी, और ज़्यादातर तो ऐसे होंगे जिनका वेग ज़्यादा ही होगा। दूसरा पॉइंट, शून्य से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या वेग वृद्धि पर बढ़ती है। यहाँ पे v बराबर 0 होगा, फिर v बराबर 1 2 3 इस टाइप से बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे शून्य से वेग आपका बढ़ेगा, ऐसे अणुओं की संख्या अगर बढ़ानी है तो आपको वेग में वृद्धि करनी होगी, वेग वृद्धि पर अणुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है, ग्राफ बना सकते हो अगर आता है पेपर पे, नहीं तो आपको जो थ्योरी थी, इक्वेशन थी, वही आपको बतानी होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे। ठीक है, तो देखो आशा करते हैं समझ में आएगा। तो समझ में आओ तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आओ तो वीडियो को पीछे करके जरूर देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि पूरा थ्योरी पार्ट ही है इस पर। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना होगा। इसका ग्राफ अगर आता है तो ग्राफ बनाना, और जो उसका इक्वेशन था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।